ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है गणतंत्र के रूप में भारत की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर और रामनारायण श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हम भारत की विकास यात्रा और पिछले 7 दशकों में हमारे गणतंत्र की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा गणतंत्र आकांक्षी है, तकनीक प्रेमी और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। जैसा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमारा संविधान एक लोकतांत्रिक साधन है जो व्यक्तिगत नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की अमूल्य मांग करता है। एक सभ्यतामूलक राज्य होने के कारण इस कार्य में मदद मिली है। भारत भविष्य के लिए आशावाद से भरा एक विशाल राष्ट्र है। भारत के बढ़ते आर्थिक महत्व ने उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल को एक नया विजन और वजन दिया है। भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव विश्व भर में और बढ़ा है, तो योग और सांस्कृतिक विविधताएं भारत की सॉफ्ट पावर रही हैं। भारत भविष्य के लिए आशावाद से भरा है। इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं रोशन गौड़ और रामनारायण श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले इस विषय से करना चाहूंगा कि आज जिस विश्वगुरु और आत्मनिर्भर भारत का परचम दुनिया भर में लहरा रहा है, उसकी सशक्त बुनियाद बनाने वालों को याद करने का भी ये समय है। 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण भारतीय संघ यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया से हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। रामनारायण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या मायने हैं इसके, और अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो क्या योगदान रहा है उन सभी लोगों का भारत को एक मजबूत गणतंत्र बनाने में? देखिए, भारत सदियों से गुलामी की दास्तान में रहा है। पिछले 1000 साल का इतिहास हमारा जो देखा जाए तो कहीं न कहीं हम गुलामी से जूझते रहे हैं। कभी मुगलों का रहा, कभी अंग्रेजों का रहा। जब देश को आजादी मिली 1947 में, तो हमको अपने पैरों पर खड़ा होना था। हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, हमारा जो प्राचीन इतिहास था, हमारा जो वैभव था, हमारी जो गरिमा थी, हमारा जो विश्व गुरु का दर्जा था, उस सबको वापस पाना था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के सामने। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने इस चीजों को समझा, कैसे हम अपना संविधान गढ़ेंगे, कैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे पास शिक्षा का अभाव था, लोगों में जागरूकता नहीं थी। वो गुलामी की दास्तान सहते सहते हमारे अंदर ऐसा भाव आ गया था कि हम अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते। हमारे संसाधनों को अंग्रेजों के काल में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। पूरी तरह ऐसी अर्थव्यवस्था से लेकर के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी मिली हमको, जिसमें हमको हर मोर्चे पर एक नई बुनियाद खड़ी करनी थी, एक नई इमारत खड़ी करनी थी। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया आजादी के लिए, एक देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, देश के परम वैभव को वापस पाने के लिए, जो हमें आज देखने को मिलता है। पिछले 75 साल का इतिहास देखेंगे, एक एक दिन का आप इतिहास पढ़ेंगे। 1947 में 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना, हमारा संविधान बना, इतने सारे आम चुनाव हुए, लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया। हम उन देशों की तरह नहीं गए जिन्होंने अपने यहाँ कहीं न कहीं जाकर के एक तरह की मोनोपोली लेके आए, एक तरह का कम्युनिज्म लेके आए, एक तरह का कहना चाहिए कि लोकतंत्र से हट करके राजतंत्र, दूसरी चीजें तानाशाही के रहा, उससे हट करके हमने इतनी बड़ी आबादी वाले देश को लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया है। ये इतिहास जो हमारा है 75 साल का, ये इतिहास हमें बताता है कि एक एक कदम बढ़ते हुए आज हम कहाँ पहुंचे हैं। 1947 से लेकर के आज 2023 में हम खड़े हुए हैं। तो 2023 में जब खड़े हुए पीछे देखते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी जो नीचे बुनियाद थी वो कैसे रखी गई। आज हम इतनी भव्य इमारत देश की देखते हैं, आज हम देश का वैभव देखते हैं, आज सारी दुनिया हमारी तरफ देखती है। तो इसके चमक दमक के पीछे वो मजबूत नींव है जिस पर हम खड़े हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखी थी। शुरुआती 25-30 साल ऐसे रहे जिसमें देश को कई युद्धों का सामना करना पड़ा। अभी पिछले एक दशक में जो देश में बड़े बदलाव आए हैं, तेजी से जो हमने एक विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, वो एक काबिल गौर करने लायक है। और पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। एक दशक पहले हम देखते थे, हम दुनिया की तरफ देखते थे, आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो कहीं न कहीं हमने एक ऐसी चीज अर्जित की है हमारे शासन में, प्रशासन में, हमारे नेतृत्व में, जिससे आज हम वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ दुनिया विभिन्न समस्याओं को लेकर के, चाहे वो कोविड की महामारी का काल हो या अर्थव्यवस्था का काल हो, जो हमारी तरफ देखने लगी है। तो इस में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश का शासन संभाला 2014 में, उस समय देश की जो एक स्थिति थी, देश के अंदर की जो स्थिति थी, उसमें लोगों को ये भावना पनप लगी थी कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकने को आज हम उस स्थिति में ले आए कि आज हम सब कुछ कर सकते हैं।
आज हम पूरी दुनिया को भी दे सकते हैं और दुनिया भी मानने लगी कि भारत हमें दे सकता है। कोविड काल में जो हमने टीका बनाया, इतने जल्दी बनाया, दूसरे देशों को भी दिया, तो दुनिया लोहा माना कि भारत इतने मुश्किल काल में भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रख के खड़ा हुआ है, जबकि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूरोप, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं को बड़े गंभीर संकट का सामना करना पड़ा है। तो आज हम कहेंगे कि इतिहास के इस दौर को हम पीछे देखते हैं तो आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं अब आपसे समझना चाहूंगा रोशन जी कि जब हम उनके योगदान और उनकी उस मजबूत बुनियाद की बात कर रहे हैं कि आज 74वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो कैसे रेखांकित करते हैं आप उनके योगदान को? जो हमारा देश था, हमारा एक स्वर्णिम काल था, हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े और पिछले 1000 साल का जो हमारा इतिहास रहा है, उसमें जिस देश की संपदा थी, जो धन धान्य था, लुटेरों ने लूटा, और जब हम आजाद हुए तो उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं का सामना करने वाले जिन कंधों पर इस देश की बागडोर थी, उन्होंने बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। अभी आपने जिक्र किया था कि जो हमारी 565 जो रियासतें थी, कैसे एक भारत हमने बनाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हमारे साथ थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, जितने उस वक्त के जितने नेता थे, उन्होंने इस देश की नींव रखी। और आज जो हम मजबूत इमारत आज हमने खड़ी की है, वो उनके ही विजन से, उनके ही नेतृत्व में रखी। और देखिए, हम 1947 में ये देश भुखमरी के कगार पर था और 18% हमारी आबादी थी, उसको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम 316 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहे हैं, और केवल भारत का ही नहीं, हम विदेशों का भी पेट भर रहे हैं। आज हम देखिए कि 82% लोग आज हमारे साक्षर हैं। आज हमारे देश में IIT है, IIM है। आज हम ऐसे देश में हैं। इसरो का आपने इतिहास देखा होगा, जब हमने पहला सैटेलाइट छोड़ा था तो कैसे बैलगाड़ी में हम लेके गए थे, और आज हम एक साथ 100 150 सैटेलाइट एक साथ छोड़ रहे हैं। दुनिया के सैटेलाइट आज हम छोड़ रहे हैं। तो ये उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने इस देश की मजबूत बुनियाद रखी, और उस बुनियाद में एक खूबसूरत सी इमारत आज बन रही है। आज हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, रामनारायण जी ने चर्चा की कोविड के अलावा हम G20 के हमारी जो प्रेसिडेंसी मिली है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आज कल ही हमने जो क्रिकेट आपने देखा, हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं वापस, वनडे में, T20 में नंबर 1 है। तो ये देश आज हर जगह नंबर 1 है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं, हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। इन सभी मुद्दों पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस विश्व गुरु और आत्मनिर्भर भारत का हम परचम लहरा रहे हैं, उसमें तमाम तरीके के वो संवैधानिक अधिकार, उन संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है जो हम सबको एक साथ सशक्त बनाती हैं। लगातार उन्नति करते भारत ने समय समय पर इस बात का ख्याल जरूर रखा है कि अंत्योदय तक प्रगति और विकास हो। सामाजिक सरोकार और जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली पंचायतें ही हमारी राष्ट्रीय जीवन और गणतंत्र की रीढ़ हैं। अपने तरह की विशेष पंचायती राज की मौजूदगी ने भारत के ग्रामीण इलाकों में विकास कैसे सुनिश्चित किया है और कैसे वो लगातार समृद्ध कर रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा रोशन जी। देखिए, जब हमारे देश में पंचायती राज आया, तो हालांकि ये कल्पना तो हमारी बहुत पुरानी है, हमारी वैशाली की, हमारा जो लोकतंत्र है सबकी जानकारी में है। और जब महात्मा गांधी जी ने एक कल्पना की थी कि स्वराज होना चाहिए, सुराज और स्वराज, कि गांवों को सशक्त होना चाहिए जी। और उस स्वराज की, उन पंचायत की कल्पना की थी महात्मा गांधी जी ने, और उसको जब हमने कानूनी रूप दिया, संविधान में संशोधन किया, और आज देखिए कि हमारे यहाँ जो 3 टियर सिस्टम है, उसमें सबसे मजबूत जो हमारा ग्राम पंचायत सिस्टम है। आज देखिए हमारी 50% महिलाएं ग्राम पंचायत में हैं, तो ये सशक्तिकरण है। आज हमारे जितनी योजनाएं बन रही, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो उनका पैसा सीधे ग्राम पंचायतों को जा रहा है। केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से पैसा जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, गांव विकास कर रहे हैं, यानी गांव समृद्ध हो रहे हैं, गांव स्वावलंबी हो रहे हैं, जो महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। तो आज पंचायती राज ने हमारे ग्रामीण सिस्टम को, हमारा जो ग्रामीण पंचायत है, उसको बहुत मजबूत किया है। और अब यहाँ तक कि अगर केंद्र की तरफ से या राज्यों की तरफ से भी अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान मतलब कि अगर वो कहते हैं कि हम आपके लिए योजना नहीं बना रहे, आप अपनी योजना खुद बनाइए, तो पंचायतें इतने मजबूत हो गई कि वो अपनी योजनाएं खुद बना सकते हैं, और वो अपने आप में स्वावलंबी हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। जो मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत सिस्टम और जो हमारा शहरी निकाय सिस्टम है, इन दोनों ने जो 3 टियर सिस्टम, हमारा जो तीसरा टियर है, उस टियर को बहुत मजबूत किया है। शहरों में आप अगर आ जाएं तो जगह जगह नगर पंचायत हैं, नगर निगम है, और गांव में चले जाए तो हमारे ग्रामीण पंचायत है। तो इन पंचायतों और नगर निगमों के कारण हमारा जो लोकतंत्र है बहुत मजबूती मिली है। और शहरी निकाय तो हमारे यहाँ भी था, और लेकिन जो ग्रामीण पंचायत की हमारे खासकर जो 1992 का जो संशोधन आया, उसके बाद जो की, तो देश हम देख रहे हैं कि हम कितना मजबूत हम हो गए, यानी हमारा लोकतंत्र पंचायतों के कारण बहुत मजबूत हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं कि असली भारत गांवों में ही बसता है, और पंचायती राज इसीलिए उनकी और बेहतरी के लिए लगातार काम करता है। आगे बढ़ते हुए मैं
मैं ये समझना चाहूंगा और कुछ एक डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2005 और 6 की अगर बात करें तो उस समय भारत में गरीबी दर लगभग 55.1% के आसपास थी, जो कि अब 2019 और 21 की बात करें, जो कि डेटा है हमारे पास, कि 16 घटकर 4 हो गई है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, जो मूलतः देश में सबसे गरीब राज्यों में थे, राष्ट्रीय औसत की तुलना में पूर्ण रूप से गरीबी को और तेजी से कम कर रहे हैं। इन सब जानकारी को, लगातार सरकार के प्रयासों को, और जो हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर पा रहे हैं इस पूरी चर्चा में, उस विषय में मैं आपसे समझना चाहूंगा श्रीवास्तव जी की कैसे ये एक बहुत बड़ी जीत है गरीबी के खिलाफ और सरकार के लगातार प्रयासों का एक बहुत बड़ा सबूत कह सकते हैं उसको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में कहा था कि हमारी सरकार का उद्देश्य गरीब कल्याण है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना होती है उसमें गरीब अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संदेश था कि अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमारे संसाधन पहुंचने चाहिए। सरकार ने उसी दिशा में काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं आज कि देश में जो हम देख रहे हैं, आज अपने जो आंकड़ा दिया है गरीबी की रेखा पे 55% से घट करके और नीचे आ गए हैं, तो ये रातों रात नहीं हुआ, एकाएक नहीं हुआ, कोई आसमान से कोई जादुई छुरी नहीं घुमाई गई है। ये सरकार ने लगातार सतत प्रयास किए हैं। गरीब कल्याण योजनाओं के नाम रखे नहीं, केवल उनको लागू किया, उनका क्रियान्वयन किया गया, उनको सब पहुंचा गया। आज हमने देखा है कि कोविड में जब गरीबों के पास था नहीं, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया, आज भी जारी है। हमने अपने गरीबियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वावलंबन सिखाया, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, उनको हमने स्टार्टअप से जोड़ा, बहुत सारी चीज शुरू की कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी पे आश्रित नहीं रहे, जो कि अंग्रेजों के जमाने में था सरकारी नौकरी करो, उद्योग धंधों पर ध्यान था ही नहीं। हमने आम आदमी को, अपने युवाओं को, जो चाहे गांव का हो, चाहे शहरों का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, उसको ऐसी चीजें स्किल सिखाए, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास सिखाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, खुद ही नौकरी न करे, वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। इस धारणा पे हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक बात केवल सरकार के प्रयास नहीं, लोगों के प्रयास भी इसमें सामने आते हैं, संस्थाओं के प्रयास भी सामने आते हैं। जब सरकार कोई चीज शुरू करती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस पर निगरानी और राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। तो गरीब कल्याण में, जैसा कि अभी पंचायती राज की बात कर रहे थे रोशन जी, तो पंचायती राज व्यवस्था इसमें बड़ी इफेक्टिव साबित हुई है, क्योंकि केवल आप केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से नीचे तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमने पंचायतों को सशक्त बनाया, उनको अधिकार दिए, उनको आपने धन उपलब्ध कराया और काम शुरू कराया। आज हम देख रहे हैं जल जीवन मिशन, देश में पानी के संकट की बात हमेशा से होती रहती है। आज की तारीख में 11 करोड़ घरों तक, ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा है। नल से जल पहुंचने का मतलब कि पानी पहुंचना नहीं, नल से जल पहुंचने मतलब स्वास्थ्य अच्छा होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, आपके युवा वर्ग में आपके एक नए मानव संसाधन का मजबूत होना, जो कि आपके रोजगार, आपके अवसर, आपकी खेती, आपकी किसानी सब में आगे बढ़ना, और ये सब चीजें गरीबी उन्मूलन को कहीं न कहीं दूर करती हैं। 1967 में देश में भयंकर अकाल पड़ा था, हमने अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा था, तब था। उसके बाद हरित क्रांति आई और देश ने अपना अन्न उत्पादन बढ़ाया। आज हम देख रहे हैं जो कि कई प्रदेश ऐसे जो कि बीमारू राज्य कहे जाते थे, वो आज अपने विकास से आगे बढ़े। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पश्चिम भारत और पूर्वी भारत को बराबर ला खड़ा करना चाहते हैं, पश्चिम भारत तो आगे बढ़ गया, पूर्वी भारत पिछड़ गया, उन दोनों में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए कहीं न कहीं पूर्वी भारत की जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, उसको दूर करना है। आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो कि बहुत ही पिछड़ा बीमारू माना जाता था, वहाँ पर कृषि विकास दर 20% से ऊपर पहुंची हुई है। हमने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार में तेजी आगे बढ़ रहे हैं, उड़ीसा और बंगाल में तेजी आगे बढ़ रहे हैं, और खास बात है पूर्वोत्तर के राज्यों ने जो प्रगति दर्ज की है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब केवल कुछ शहरों, कुछ राज्यों तक देश का विकास सीमित नहीं है, देश के हर कोने तक, चाहे वो आपका लेह लद्दाख हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे कन्याकुमारी हो, लक्षद्वीप हो, आपका असम हो या गुजरात, हर जगह आप विकास समान रूप से पहुंच रहा है। जब चीजें समान रूप से पहुंचती हैं, विकास का एक धारा, एक समतल उस पर आती है, तो कहीं न कहीं देश की समृद्धि बढ़ती है। और जो गरीबी के जो नारा होता था पहले, गरीबी हटाओ, वो नारा नहीं रहता है, वो हकीकत में गरीबी नहीं रहती है। तो आंकड़े जब सामने आते हैं तो लगता है कि देश की सरकार ने काम किया है और लोगों में भरोसा होता है कि जो भी वो सरकार के जिनके लेके आए काम कर रही है। और जब सरकार काम करती है तो देश की जो एक मजबूती होती है, देश की एक स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती है और पूरी दुनिया में तब हम दिखते हैं भारत है। बिल्कुल, आपने ये एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो रामनारायण जी ने बात कही है कि असल में जो आपने कहा कि गरीबी कम हुई है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी जीडीपी महज 2 लाख करोड़ की थी। अब सोचिए कि इतने बड़े देश में केवल 2 लाख करोड़ की, और आज हमारी जीडीपी करीबन $4 ट्रिलियन हो गई है। और जो हमारी जो रेवेन्यू था वो केवल 171 करोड़ था,
और आज हम रेवेन्यू जो प्राप्त कर रहे हैं वो 21 लाख करोड़ कर रहे हैं। तो जो हमारा जीडीपी बढ़ा है, इसके कारण जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, तमाम चीजें, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सड़कें बन रही हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इसके कारण जो करोड़ों करोड़ों रुपया इकोनॉमी में लग रहा है, उसके कारण जो लोगों की इनकम, लोगों की जो आय बढ़ रही है, उसके कारण गरीबी दूर हो रही है। और आपने 16% की बात कही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद हम 2030 की हम बात करें तो शायद ये देश, हम जो अभी विकासशील देश हैं, हम एक विकसित देश की तरफ जा रहे हैं। तो शायद यही सब कारण है कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, हमारी आय बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हमारा जो निवेश है, इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश भारत में हो रहा है। भारत एक सबसे अनुकूल देश बना है कि जो विदेशी लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब मेक इन इंडिया के तहत आप देखिए, हम केवल अगर डिफेंस में ही देखें तो 68% जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट अब हमारा देश में बन रहा है, विदेशी लोग हमारे देश में बना रहे हैं। इसके कारण हमारी जो गरीबी है वो कम हो रही है, और वो साफ साफ दिख रही है। लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारी जो झुग्गी बस्तियां हैं या जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहां आपको थोड़ी गरीबी दिखेगी, लेकिन उन्हीं झुग्गी बस्तियों को अगर आप आज से 20 साल 25 साल पहले देखते और या 10 साल पहले देखते हैं और आज आप देखिए, तो उन झुग्गी बस्तियों में भी आपको टीवी दिखेंगे, आपको सैटेलाइट चैनलों के, आपके पास डीटीएच के एंटेना दिखेंगे, उनके घरों में भी स्कूटर दिखेंगे। तो ये हमने स्तर बढ़ाया है। ये जो आर्थिक गतिविधियां इस देश में बढ़ रही हैं, उसके कारण। बिल्कुल, आर्थिक गतिविधियां देश में बढ़ी हैं और इसी वजह से निवेशकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर भारत उभरा है। विश्व भर में लोगों ने भारत का लोहा माना है। विकास साझेदारी आज भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख साधन है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार ढंग से किया था, आज भारत भर में, विश्व भर में, दुनिया में शांति सेना भारत ने भेजी है। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत को काफी हद तक समाधान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं सब ग्लोबल कंसर्न्स की जब हम बात करते हैं और उसमें भारत की एक उभरते लीडर के तौर पर बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये, क्या मायने हैं इसके, मैं आपसे समझ जाऊंगा। देखिए, भारत ने पिछले एक दशक में, जो कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश दौरों पर जाते हैं, कितना सारा काम उस तरह से करते हैं कि वो उनकी हवाई यात्रा में जब लोग आराम करते थे पहले की सरकारों में, वो आधा काम उसी में निपटा लेते हैं। एक साथ 3 या 5 देशों में दौरे कर लेते हैं, आधा काम हवा में करते हैं, आधा जमीन पर करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। ये सरकार 24/7 काम करने वाली सरकार है। जब काम होता तो परिणाम सामने आते हैं। तो जहां तक इस बात की बात, जो सरकार जो कर रही, जो दिख रहा हमको, जैसा कि रोशन जी जीडीपी की बात कर रहे थे, हमसे आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी है। हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ही नहीं छोड़ा है, हमने कुछ अपने यहाँ विकास के उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भारत की कंपनियां पूरी दुनिया में जाकर के अपने झंडे गाड़ रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। चाइना ने जो पूरा कब्जा कर रखा था दुनिया के, उस आज हम चैलेंज कर रहा है जाकर के। आज हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी दुनिया में टॉप पे पहुंचने वाली है। हम इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप अंतरिक्ष हो, रक्षा हो, पहले हम दुनिया से हथियार मंगाते थे, अब बनाने में काम कर रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया के जरिए हमने देश में हथियारों का निर्माण तेजी शुरू किया। अब हमने देश हथियार बेचेगा दुनिया को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम देखा जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री का आपकी सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो काम किया है, केवल अर्थव्यवस्था पे नहीं जाएंगे। आप मुद्रा योजना देखिए, छोटे व्यापारियों को स्वनिधि योजना देखिए, आपने छोटे छोटे जो आप जब खाते खुलवाए जा रहे थे जनधन योजना के, तो कहते थे इससे क्या होगा, लेकिन वही जब डीबीटी लेके आए, जब डायरेक्ट फंड ट्रांसफर में खातों में पहुंचा, तो लोगों को लगा कि जो 1 रुपया 15 पैसे आता था, पूरा 1 रुपया आ रहा है। बिचौलिया खत्म हो गया। तो जब चीजें नीचे तक पहुंचेंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो देश की प्रगति अपने आप होगी। ये तो शुरुआत 21वीं सदी को जो भारत का काल कहा जाता है, वो ऐसे नहीं कहा जाता था। तब भले ही उस समय पता नेतृत्व कौन करेगा, आज हम देख रहे हैं कि नेतृत्व के जरिए हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। जब एक मजबूत नेतृत्व होता है, एक दृढ़ नेतृत्व होता है, तो नीचे की चीजें अपने आप ऊपर आने लगती हैं। मजबूत नेतृत्व की वजह से ही चीजें आगे आती हैं, कहीं शिथिलता नहीं है। राज्यों में, केंद्र में टकराव होते रहते छोटे मोटे, लेकिन जो मुद्दे विकास के हैं उन पर आपकी एक सर्वानुमति शामिल रहती है। हमने देखा जब आपने जीएसटी का मुद्दा आया था, तो जीएसटी पर पूरा देश, सभी स्टेट एकजुट रहे थे, बड़ी सरकार किसी की भी हो, क्योंकि देश को जरूरत थी एक ऐसे टैक्स की जो एक समान टैक्स हो। अलग अलग टैक्सों से परेशान थे सब। शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं। जब नोटबंदी की, कालाधन की समस्या आई सामने, तो नोटबंदी का उपाय किया गया, आलोचना हुई, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें उससे सार्थक की हैं। आज की अर्थव्यवस्था में बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। हमने अपने अंतरिक्ष, देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में किया, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री देखिए, हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखिए, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। और यूनिकॉर्न में आप देखेंगे इतनी तेजी से हमने की है, जो दुनिया देखती
कि भारत में ऐसा क्या अचानक हो गया, रातों रात तेजी कैसे बढ़ रहे हैं चीजें। इन्हीं निरंतर प्रयासों से आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम उनसे भी आगे हैं जिनकी कभी हमारे ऊपर हुकूमत थी। आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के क्या मायने हैं, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को अगर समझा पाए रोशन जी। देखिए, ये हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था होना और ब्रिटेन को पीछे छोड़ना, ये मुझे लगता है कि इसका जो एहसास है, इस एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरी तरह से खराब कर दिया था, क्योंकि यहाँ की जितनी भी संसाधन थे वो लेके चले गए थे। उस देश को पीछे छोड़ना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है। और जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं कि वो क्यों हम इतनी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश जो इसमें निवेश का माहौल है, जो हमारे देश में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो रेल का था, जब अंग्रेज गए थे तो 62,000 किलोमीटर हमारा रेल नेटवर्क था, अभी लगभग 1 लाख किलोमीटर हो गया है। और आपने एयरपोर्ट हमारे देखे होंगे कि अब हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, अभी जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, हमारा जो कुल मिला के हमारा देश आजाद हुआ था, तो हम लोग इंपोर्ट पर निर्भर थे, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। यानी जितना हम निर्यात, हालांकि हमारा थोड़ा सा भी ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन उसके बावजूद आयात कर रहे हैं, उतना ही निर्यात भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग की इकोनॉमी हम पर डिपेंड है। अभी आपने कोविड काल में ही देखा कि बहुत सारे देशों को हमने दिया, जो हमने लेना था वो हमने लिया, लेकिन हमने बहुत सारे देशों को दिया भी। तो चाहे वैक्सीन देने का मामला हो, चाहे अनाज देने का मामला हो, हमने बहुत सारे देशों की हमने मदद की। तो ये जो हमारी अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर पर हम आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि हमारी आमदनी कई गुना बढ़ी है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कई गुना बढ़ा है। हमारा जो बजट कभी हमारा 1-1.5 लाख करोड़ का होता था, आज हमारा बजट करीबन 32 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। अगर हम इसी साल का देखें 2022-23 का, तो हमारा 32 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में लग रहा है, और अब इकोनॉमी में लगता है तो कई गुना होता है। आज हमारे यहाँ 100 यूनिकॉर्न है, यानी हमारे यहाँ जो एक माहौल बना है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, तो उसका सारा लाभ इस देश को मिल रहा है और हम 5वीं इकोनॉमी हो गए। और जो अनुमान लगा रहे हैं 2030 तक शायद हम 4थी इकोनॉमी हो जाएंगे देश की। तो हमसे आगे तो यूएसए रहेगा, रूस रहेगा और शायद चाइना रहेगा, लेकिन हम उसको भी पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में रोशन जी, मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं कि आमजन को शिक्षित और सशक्त करते रहने की भारत की जो लगातार कवायद रही है, और हमने देखा है कि कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी का अधिकार और फिर शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की शुरुआत हुई, तो ऐसे मूलभूत और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की सौगात का क्या असर होता है समाज को और बेहतर और सशक्त बनाने में? जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के वक्त हमने एक संविधान बनाने की बात की कि हमारा देश का ऐसा संविधान होना चाहिए जो हमारे लोगों के, जो आम लोग हैं, उनके अनुभवों और उनकी इच्छा के अनुसार हो, यानी उनका प्रकटीकरण हो कि हमने जिस संघर्ष से इस देश को आजादी दिलाई है उसकी भावना हमारे संविधान में हो। तो हमारा संविधान को बनने में लगभग 2 साल 18 दिन लगे और इसमें 166 दिन पब्लिक हियरिंग। तो इतनी बड़ी कवायद करने के बाद जो हमारा संविधान बना, उस संविधान में हमारा जो मूलभूत संविधान है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, उनमें हमारे मूलभूत अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है और उसी में ही हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं वो अनिवार्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार हमारे मैंडेटरी हैं। और उसके लिए जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो मूलभूत अधिकार है उनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। और उसके साथ साथ जैसे हमारे चुनाव आयोग है, वो हमारे चुनाव संबंधी अधिकारों की रक्षा करता है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि आरटीआई की, एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन और एक राइट टू एजुकेशन, तो जो हमारा मूलभूत अधिकार है उनमें से इसको ड्रॉ किया गया है। और जब राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार लाया गया तो उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो हमारे 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, यानी उनको प्राथमिक शिक्षा देना, उनको मिड डे मील देना, उनको किताबें देना, उनको जो यूनिफॉर्म है वो देना, क्योंकि जब सरकार फ्री दे रही है तो आपको सिर्फ बच्चों को भेजना है। और जो हमारी बाल मजदूरी थी उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो इन सभी प्रयासों के कारण जो हमारी साक्षरता दर थी आजादी के समय 18% थी और आज हमारी 82% हो गई है। और महिलाओं को देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही है कि आजादी के केवल 7% महिलाएं साक्षर थी और आज 70% महिलाएं साक्षर हैं। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं, और ये उपलब्धियां इसलिए हैं कि हमारा संविधान ने हमको एम्पावर्ड बनाया, हमें अधिकार दिया है। हमारे उन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और हमारे दूसरे संवैधानिक जो हमारे संस्थाएं वो बैठे हुए हैं। उनके कारण आज हम पूरा देश बिल्कुल
इम्पावर्ड हो रहा है पूरा देश। आज हम अधिकार से कह सकते हैं कि सब कुछ हमारा है और हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा देश के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज में हर बदलाव कानूनी तौर पर संविधान में बदलाव कर नहीं लाया जा सकता है। ये लाया जा सकता है तो बात व्यवहार से प्रयास करके लगातार निरंतर। हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ये बात करते हैं कि अगर कोई कूड़ा साफ करता है तो कूड़े वाला नहीं सफाई वाला है। कैसे प्रधानमंत्री श्रमिकों के साथ भोजन करते हैं और बताते हैं कि कुछ नया और बेहतर बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है। इन्हीं कदमों और प्रधानमंत्री के ऐसे प्रयासों को आप कैसे रेखांकित करते हैं श्रीवास्तव जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का ढंग अलग है। वो कहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ जी। जब भावना सेवक की होती है तो सेवा भाव अपने आप आता है, और सेवा भाव आता है तो विनम्रता आती है, और आपको जमीन से जुड़े अंतिम व्यक्ति दलित वंचित तक पहुँचने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री मजदूरों के पैर भी धोते हैं। प्रधानमंत्री आप देखें कि दलितों गरीबों के घर आदमी घर जाके भोजन भी करते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, संवाद भी करते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात भी करते हैं। मन की बात कोई राजनीतिक नहीं है, वो आम जनता की बात है, वो प्रधानमंत्री उसको व्यक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सोच और सोच को सामने लाना, उसको क्रियान्वित करना, वो इस सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। इस सरकार की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि जो दिखाया अभी ने वो दिखाया गया है कैसे सरकारें काम कर सकती हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए। हम जब कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति प्रथम की बात चलेगी बहुत पहले होते थे, कई व्यक्ति प्रथम होते होंगे, अब राष्ट्र प्रथम है। व्यक्ति प्रथम में अंत्योदय जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है वो आखिरी व्यक्ति प्रथम है। जब वहां से सोच शुरू होती है तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो कहते नहीं है, वो उसको करके दिखाते हैं। और ये नहीं कि लंबी योजना आज बना दी 10 साल 20 साल के लिए, वो कहते हैं आज की मतलब इसी समय होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अमृत काल है, तो हर सरकारों हमने देखा पहले कि 5 साल अगले चुनाव के लिए हमारे पास क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं छोड़िए, 2047 जब 100 साल पूछता हमारे पास क्या होगा, उसकी तैयारी कीजिए, कितने चुनाव तब तक हो जाएंगे। तो ये वो सोच है, स्टेट्समैन की सोच है कि जिसमें देश देखा जाता है, चुनाव नहीं देखे जाते हैं, राजनीति नहीं देखी जाती। बिल्कुल। और देश कितना जरूरी है इसकी बात अगर हम करें और समझें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, और इन्हीं लोगों आमजन की पारस्परिक सहभागिता से यह देश और उसका संविधान समृद्ध होता है। इन्हें अगर अपने संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान है तो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी ध्यान है। समय समय पर आमजन की दखल और संवैधानिक संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र की अखंडता को बरकरार रखा है। केशवानंद भारती जैसे केस इसका एक बेहतर उदाहरण हो सकते हैं। चलते चलते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या महत्व है ऐसे पारस्परिक सहभागिता की। देखिए, जो हमारी भावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें वी द पीपल ये पूरी आत्मा है। जो हमने संघर्ष किया उसकी आत्मा हमने बनाया, अपने लिए बनाया। ये हम सबका संविधान है। लेकिन जो आपने केशवानंद भारती की बात आपने की, इस केस से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि उसमें जो केशवानंद भारती के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान का और कानून का, जो संसद द्वारा कानून बनाए जाएंगे उसकी समीक्षा करने का अधिकार कोर्ट को होगा। और यही जो मुझे लगता है कि विवाद का कारण बना है, जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, यानी जुडिशियरी और जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच में कहीं विवाद का शायद एक कारण बन रहा है। क्योंकि जो हमारा संविधान ने कानून बनाने का अधिकार हमारे संसद को दिया है, तो संसद सर्वोच्च होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि केशवानंद भारती प्रकरण है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट मजबूती से हमारे कानूनों की, हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ा है। और हमें जब भी कोई दिक्कत होती है, जैसे हम मीडिया के लोग हैं, मीडिया का अगर कहीं शोषण या हनन होता है अधिकारों का, तो हम तुरंत आर्टिकल 19(1) को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमारे जो बोलने का और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ही हमें अंततः हमारी बात सुनता है और हमारी रक्षा करता है। तो संविधान अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है, और हम जो सभी इस देश के लोग हैं, हम सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाते हैं। वाकई में अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की रिपब्लिक यात्रा एक 7 दशक की खोज यात्रा रही है, जिसमें न केवल नए परिदृश्य की तलाश है बल्कि नई आंखें भी शामिल हैं। आने वाले वर्षों में भारत अपनी मजबूत सभ्यतागत इतिहास और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा। हमारे साथ आज विस्तार से चर्चा करने के लिए रोशन जी और श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गणतंत्र के रूप में भारत की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर और रामनारायण श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।